हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी पुलिस के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, जो बैंक के एग्ज़ाम होने वाले उनके लिए, और अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी है? कौन सी एक मूल राशि है? कार्य, वजन, विद्युत धारा या आवृत्ति? तो आपका सही जवाब है मूल राशि है विद्युत धारा। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया? उत्तर प्रदेश के आपके ऑप्शन है गोरखपुर, उन्नाव, मुगलसराय, इटावा। सही जवाब है मुगलसराय। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बसु, वर्गीज कुरियन या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत का जो वर्ष माना जाता है 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से मानी जाती है, और ये जो है मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं, जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए है लाल सागर, भूमध्य सागर को, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को। मिस्र में है सुएज नहर। आप मैप में देखेंगे तो मिस्र और सऊदी अरब के बीच अफ्रीका में आपको दिखेगी सुएज नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। विश्व में रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांतों के डॉक्टर या आँख, नाक, कान के जो डॉक्टर हैं इन सब के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या बेलनाकार। तो सभी लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। दांत के डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और कहाँ, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में, बैक मिरर में नहीं, हेडलाइट में, हेडलाइट में कर लेते हैं। और जो गाड़ियों में पश्च दर्पण के लिए जो उपयोग करते हैं, जो बैक मिरर होता है, बैक मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बैक मिरर जो होता है इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत, नाक, कान, गले वाले जो डॉक्टर होते हैं ये इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 7, पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? जड़, पत्तियां, तना या कपास के बीज? पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कपास के बीज। कपास के बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड, आइसलैंड या ग्रीनलैंड? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड। कहाँ है ये?
आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे मिलेगा आपको ये? आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऊपर देखेंगे ग्रीनलैंड, जब आप देखेंगे तो देखने से तो लगेगा ये कि उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इस पे जो अधिकार है ग्रीनलैंड पे वो डेनमार्क का है। राजनीतिक जो अधिकार है डेनमार्क का है। देखने से लगता है कि जो है ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? टाइफाइड में, तो टाइफाइड जिसे मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु कारण होता है। किससे होता है? ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, तो ये जीवाणु से होता है, मतलब कि बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है और इससे आंतें प्रभावित होती हैं। आंतें प्रभावित होती हैं, इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। इसमें तेज सर दर्द और बुखार होता है, तो आंतों का बुखार भी कहते हैं, तेज बुखार होता है, तो इससे प्रभावित होती है आंतें। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है जो बैंगनी रंग का होता है, और जो सबसे कम विचलन होता है वो लाल रंग का होता है। तो इसका सही जवाब है बैंगनी रंग, और सबसे कम विचलन पूछा जाए तो सही जवाब होगा लाल रंग। प्रश्न संख्या 11। कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जलसंधि के विषय में बताइए। बास, पेरस, जिब्राल्टर, डोवर या बेरिंग? तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है अलग करेगी अफ्रीका को यूरोप से, और ये मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी जिब्राल्टर? देशों में देखा जाए तो स्पेन, यूरोप का स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को देश के बीच है। यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को देश के बीच है ये जलसंधि, स्पेन और मोरक्को देश के बीच। और किन दो जल राशियों को जोड़ती? जो जल संधियाँ होती हैं दो स्थल खंडों को अलग करती हैं और दो जल राशियों को जोड़ती हैं। तो कौन कौन सी दो जल राशियों को जोड़ेंगी? ये जोड़ती हैं भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के जल को। कौन कौन सी जल राशियों को जोड़ेंगी? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ती हैं। अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ती हैं, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ती हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पारादीप। पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है और ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अगर भारत के नक्शे में देखा जाए तो ये हो गया पूर्वी तट इधर, और ये जाता है पश्चिमी तट। तो इधर न्याहा सेवा जवाहरलाल नेहरू वाला पत्तन मुंबई में आ गया, कोच्चि केरल के आसपास, मार्मा गोवा गोवा में है, मार्मा गोवा गोवा में है। तो इधर सब बंदरगाह आ गए आपके पूर्वी तट पर। और ये जो पारादीप है उड़ीसा में है, तो ये आ जाता है पूर्वी तट पर। बाकी सभी कोच्चि, न्याहा सेवा और मार्मा गाँव है पश्चिमी तट पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेंटागन। पेंटागन क्या है? पेंटागन, पेंटागन क्या है? एक चाइनीज गन है, रूस की जासूसी संस्था है, अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेंटागन जो है अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है, अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। सही जवाब है सी, अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कम से कम कितने साल का होना चाहिए? बताइए आप लोग। तो ये न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष।